सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू अनदर वीडियो। आज हम लोग देखेंगे JIGL के जो चैप्टर 1 है सोर्सेस ऑफ लॉ, उसका सेकंड वीडियो होगा, कंटिन्यूशन होगा। ठीक है, टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा कंसेप्ट में घुसते हैं। पहला कंसेप्ट होगा आज का डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसीज। इसका मतलब क्या है सर? डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसीज इसका मतलब होता है एडहेयर टू द डिसीजन एंड डू नॉट अनसेटल द थिंग्स विच आर स्टैब्लिश्ड। मतलब जिस डिसीजन पे आप कोई डिसीजन ले रहे हो ना, उस डिसीजन पे आप अड़े रहो, एडहेयर टू दी डिसीजन, अड़े रहो उस डिसीजन पे। और जो चीज ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड हो चुका है ना, उसको अनसेटल मत करो। जो चीज पहले से स्टैब्लिश हो चुका है ना, उसको अनसेटल मत करो। इसका मतलब होता है डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसीज। डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसीज मीन्स एडहेयर टू द डिसीजन एंड डू नॉट अनसेटल थिंग्स विच आर स्टैब्लिश्ड। इसके बारे में लिखने को बोल देगा, आप लिख पाओगे ना? मीनिंग समझा दिया, बाकी बेटा दिमाग लगा के अच्छे से लिख डालना। डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसीज, ठीक है। रेशियो डेंसिटी। रेशियो डेंसिटी मतलब क्या है सर? देखो, प्रोफेसर है एक, उनका मन बहुत अच्छा था, तो पिताजी ने उसका नाम रख दिया गुड हार्ट। ठीक है, गुड हार्ट। तो प्रोफेसर गुड हार्ट ने बोला कि रेशियो डेंसिटी का मतलब ये है कि इट इज नथिंग मोर देन द डिसीजन बेस्ड ऑन द मटेरियल फैक्ट ऑफ द केस। इट इज नथिंग मोर देन द डिसीजन बेस्ड ऑन द मटेरियल फैक्ट ऑफ द केस। कोई भी सबूत के ऊपर जो आप डिसीजन दे रहे हो, कोई भी मटेरियल सबूत के ऊपर, कहा सुना सबूत नहीं, सबूत क्या होता है? मटेरियल फैक्ट होता है ना, इज़न्ट इट? या फिर इनविजिबल होता है, मटेरियलिस्टिक होता है ना। तो कोई मटेरियल फैक्ट के ऊपर जब आपने कोई डिसीजन देते हो, उसको कहते हैं हम लोग रेशियो डेंसिटी। ठीक है, किसने बताया बेटा? अच्छा मन वाला इंसान ने बताया, नाम है प्रोफेसर गुडहार्ट। नाम तो सुना होगा। ऑबिटर डिक्टा बहुत फेमस है, ऑबिटर डिक्टा। ऑबिटर डिक्टा मीन्स सेड बाय द वे। सेड बाय द वे इसका मतलब क्या है सर? सेड बाय द वे which means words of law should not be interpreted in a wider form। जिस प्रकार मैंने बोला ना बेटा, उस प्रकार लेना चीज, उसको ना ज्यादा वाइडर फैशन में ना इंटरप्रेट करने का कोशिश मत करो। ठीक है, ठीक है ना, समझे? फॉर एग्जाम्पल, अगर लो आपने मम्मी से बोला, मम्मी मुझको शनिवार राती नींद नहीं आती, मुझको जाना है दोस्तों के साथ, थोड़ा पार्टी करके आता हूं मैं शनिवार को। ठीक है, तो मम्मी ने बोला ठीक है बेटा मेरे लल्ले, तुम जाओ, नो प्रॉब्लम, तुम जाओ पार्टी करो। ठीक है, तुम जाओ पार्टी करो, बस जाते हुए टाइम ना पापा से एक बार पूछ लेना। ठीक है, जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाओ। तो आप मतलब पूरा एक्साइटेड, मम्मी ने अलाउ कर दिया, पापा को मनाना कितना देर है यार। तो उधर में मम्मी ने पापा को बोला, अजी सुनते हो, अगर तुमने चिंटू को जाने के लिए बोला ना तो बवाल मचा दूंगा मैं घर पे। ठीक है, ये बोल के पापा को मतलब डोज दे दिया। तो शनिवार रात ही आया, आप रेडी उडी होके निकल रहे थे, तभी पापा को बोला कि पापा हम जा रहे हैं, थोड़े टाइम में 1 घंटे में आ जाएंगे, 1-2 घंटे में आ जाएंगे। तो पापा ने बोला नहीं बेटा, तुमको पहले बताना चाहिए था मुझे। ठीक है, तुम अभी नहीं जा सकते, जाओ बाहर में झाड़ू है, कंपाउंड को थोड़ा झाड़ू मार लो, टाइम पास हो जाएगा। ठीक है, तो फिर तुम रोने लगे, मम्मी को बोले, मम्मी आपने तो बोला था जाने के लिए। तो मम्मी ने बोला ओबिटर डिक्टा। क्या बोला? ओबिटर डिक्टा। आपने बोला क्या मम्मी, व्हाट डू यू मीन बाय ओबिटर डिक्टा? तो मम्मी ने बोला सेड बाय दी वे। आपने फिर से पूछा, मम्मी क्या यार है सेड बाय दी वे, ओबिटर डिक्टा क्या लगा रखे हो, इसका मतलब क्या होता है? फिर मम्मी ने बोला डोंट इंटरप्रेट द वर्ड्स इन अ वाइडर फैशन। मम्मी ने बोला मैंने क्या बोला था तुझको, मैंने बोला था तू जा बेटा, लेकिन पापा से परमिशन लेके जाना। पापा ने अलाउ कर दिया तो जाओ, नहीं करा तो मत जाओ। अभी हो गया आपका बेड़ा गर्क, कंपाउंड को झाड़ू लगाओ। ठीक है, ये हो जाता है ओबिटर डिक्टा। जितना बोला गया है ना उतना ही इंटरप्रेट करना, उससे ज्यादा नहीं। सर ये क्या डेफिनेशंस आ जाते हैं? हाँ, कभी कभार डेफिनेशंस नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना, इसका ना डिफरेंशिएट आ जाता है।
difference between doctrine of stair disease, difference between ratio density, difference between orbiter dicta, ऐसा जाता है, ठीक है। तो लिख पाओगे ना, अच्छे से बना के कहानी वहानी लिख डालना। ये क्या है? GIGL है, द मोस्ट कोरिंग सब्जेक्ट। मीनिंग समझ में आना चाहिए, टू दी पॉइंट होना चाहिए बात, ठीक है। आप अगर कॉमर्स का स्टूडेंट हो आप, या फिर साइंस का, जो कोई का भी स्टूडेंट हो, आर्ट्स का भी, तो यार मोस्ट बेसिकली 99% तो कॉमर्स के स्टूडेंट हो ना, तो आपका मतलब बेटा आपका नर्व जो हो ना, नर्व में जो ब्लड जाते हैं ना, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल जाते हैं, वहाँ पे होना चाहिए कि आप उसको एलाबरेट कर पाओ। अपना कोर्स इतना बड़ा है ना कि अगर मैं एक पेज का आंसर सिखाऊं ना, तो एग्जाम में ठन ठन गोपाल हो जाएगा। तो इससे अच्छा मीनिंग समझो अच्छे से और उसको एलेबरेटली लिखना चालू कर दो। एग्जाम से पहले मैं फिर से आऊँगा ये सब टॉपिक्स लेके, और ये सब एग्जाम में कैसे डालना है, कैसे लिखना है, वो भी मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा, इतना टेंशन मत लियो। लेकिन ये सब मीनिंग अच्छे से समझना चाहिए। और सर ये हमको ना पढ़ तो लेते लेकिन याद नहीं आता। बहुत सारे मेरे भाई हैं जो टेक्स्ट करते हैं और बोलते कि सर ऐसा सा बात है भैया, ऐसा सा बात है, मतलब हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन याद नहीं होता, आई एम नॉट गेटिंग दैट क्लू, व्हाट शुड आई डू? द ओनली थिंग यू शुड डू इज अप्लाई दिस इनटू योर लाइफ, अप्लाई दिस इनटू योर लाइफ। डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसीज का मतलब क्या होता है? एडहेयर टू द डिसीजन। जो तुमने डिसीजन लिया वो डिसीजन लो। तो किसी मतलब पकड़ लो, फ्रेंड सर्कल में बात चल रहा है तो घुसे तो ये सेंटेंस डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसीज, ठीक है। फ्रेंड ने क्या बोला, आपको समोसा खिलाएगा शनिवार राती। तो शनिवार राती आया, आपने पूछा तू समोसा खिला, तो फ्रेंड ने बोला हमने कब बोला, हम आज नहीं खिलाते, कल खिला देते, ठीक है। तो आपने सेंटेंस घुसेर देना है डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसीज मेरे बेटा, डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसीज ऐसे करके बोल देना है। वो कुछ नहीं समझेगा, आप फिर उसको इंटरप्रेट करोगे कि बेटा एडहेयर टू द डिसीजन, ठीक है। जो डिसीजन तूने लिया है ना उस पर अरार है, उसको अनसेटल मत कर, जो ऑलरेडी तूने डिसीजन लिया, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस घुसे रहो ना अपने लाइफ में। यार हम लोग प्रोफेशनल्स हैं, वी आर गोइंग टू बी प्रोफेशनल्स। तो प्रोफेशनल्स का जिंदगी अलग होता है, नॉर्मल जिंदगी जैसा नहीं होता है। यू हैव टू बी प्रोफेशनल्स, एवरी प्रोफेशनल्स हैव डिफरेंट स्किल्स एंड टैलेंट, यू हैव टू पुट दिस इनटू योर लाइफ फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑल दिस, राइट। तो यही है मेरा बात, सेंटेंसेस को लाइफ में मतलब लाइफ में लाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। रिवीजन देते रहो देते रहो देते रहो। रिवीजन से भी ज्यादा अच्छा क्या है पता है, लाइफ में इंक्लूड कर लेना ये सब टॉपिक्स, ठीक है ना। तब क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, अपने आप रिवीजन हो जाएगा। और वैसे तो रिवीजन करना ही है। अभी अगर आपने ये पढ़ लिए ना तो 1 घंटा बाद फिर से रिवीजन करना है, फिर सुबह उठ के रिवीजन, फिर रात को रिवीजन। रिवीजन मारना ही है। रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की फॉर योर सक्सेस, नथिंग एल्स। कोई रॉकेट साइंस नहीं होता। जो टॉपर होता है ना वो रिवीजन मार के निकलता है। टॉपर वाला बंदा 6 बार रिवीजन मारता है, और जो सिर्फ पास होता है वो 3 बार रिवीजन मारता है। ऐसा ही बात होता है, ठीक है। और जो पास ही नहीं होता वो रिवीजन नहीं मारता है, या टाइमली रिवीजन नहीं मार पाता है, वो प्लान नहीं कर पाता है। यही चीज है, ठीक है। ऑपरेटर डिक्टा हो गया, अभी ज्ञानबाजी कम, अदर आ जाओ। स्टैट्यूट्स और लेजिस्लेशन का मतलब क्या होता है? स्टैट्यूट्स और लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन इज दैट सोर्स ऑफ लॉ, ठीक है। पर क्या रहे हम लोग, सोर्सेस ऑफ लॉ। ऑब्वियसली लेजिस्लेशन सोर्स ऑफ लॉ ये हुआ ना। लेजिस्लेशन इज दैट सोर्स ऑफ लॉ which consist in the declaration or promulgation of legal rules by an authority empowered by the constitution. In that behalf it is sometimes called jus scriptum, written law. शॉर्टकट में समझाऊं मैं या फिर लॉन्ग प्रोसीजर में? शॉर्टकट में लेजिस्लेशन क्या होता है भैया, लेजिस्लेशन होता है रिटन लॉ। इसलिए मैंने एक वर्ड में खत्म कर दिया यहाँ पे, ठीक है। इसको दूसरे लैटिन भाषा में क्या बोलते हैं हम लोग, जुस स्क्रिप्टम, जुस स्क्रिप्टम। स्क्रिप्टम का मतलब स्क्रिप्ट, स्क्रिप्टम रिटन लॉ, ठीक है। जुस स्क्रिप्टम, ठीक है। तो स्क्रिप्ट का जूस निकाल दिया आपने, जूस स्क्रिप्टन वो हो जाता है रिटन लॉ, ठीक है। लेजिस्लेशंस क्या होते हैं, वो रिटन लॉस होते हैं, रिटन रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो हमको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। रूल्स में क्या होता है, डिक्लेरेशन रहते हैं ना, उनमें क्या रहता है, डिक्लेरेशंस रहते हैं ना, प्रोमुलगेशंस रहते हैं ना ऑफ लीगल रूल्स। प्रोमोल्यूगेशन क्या होता है भाई साहब, प्रोमोल्यूगेशन होता है लीगल डिक्लेरेशन ऑफ व्हाट, अरे वही लॉ।
नया लॉ सेटअप किया गया है, नया लॉ आ चुका है, उसका प्रोम्युलेगेशन ऑफ लीगल रूल्स बाय एन अथॉरिटी एम्पावर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन करता है ये सब? डिक्लेरेशन कौन देता है? प्रोम्युलेगेशन कौन करता है? इसको लीगल कौन बनाता है? एक अथॉरिटी बनाता होता है ना। तो अथॉरिटी कौन है? अथॉरिटी क्या है? जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो जो अथॉरिटी को बनाता है, अथॉरिटी को पावर देता है। किस चीज का पावर? डिक्लेरेशन करने के लिए, प्रोम्युलेगेशन करने के लिए है, ठीक है। इन दैट बिहाफ इट इज नोन एज जूस स्क्रिप्टम, मतलब रिटन लॉ, ठीक है। तो लेजिस्लेशन ये एक सोर्सेस ऑफ लॉ हो जाता है। ऑब्वियसली जो अपना मतलब लॉ मेकर से लॉ बनाते हैं वो रिटन रहता है ना। कंपनी लॉ हम लोग बुक से पढ़ते हैं ना, या फिर बस ऑडियो सुनते हैं? बुक से पढ़ते हैं ना। रिटन लॉ होते हैं ना, प्रोम्युलेटेड होते हैं ना वो सब चीजें। तो ये हो गया लेजिस्लेशन। स्टैट्यूट क्या होता है? स्टैट्यूट लॉ और स्टैट्यूटरी लॉ इज व्हाट इज क्रिएटेड बाय लेजिस्लेशन, फॉर एग्जांपल एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट और ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। तो स्टैट्यूट्स का सबसे ज्यादा एग्जाम्पल, इजी एग्जाम्पल क्या हो जाते हैं? एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जितने सारे भी एक्ट बनाते हैं ना, क्या बनाते हैं? एक्ट्स। तो वो सारे एक्ट्स क्या हो जाता है? स्टैट्यूट होता है। स्टैट्यूट लॉ वो लोग वी टेक दिस एज स्टैट्यूट लॉ। व्हाट आर स्टैट्यूट लॉ? स्टैट्यूट लॉज आर दी लॉज क्रिएटेड बाय लेजिस्लेशन। क्रिएटेड बाय द लेजिस्लेशन मतलब कौन? लेजिस्लेशन पार्लियामेंट में जो बैठते हैं, एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट और ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। पार्लियामेंट का हो जाए या फिर स्टेट का हो जाए, स्टेट लेजिस्लेचर ने लिया या फिर पार्लियामेंट ने लिया, ठीक है। वो जो एक्ट्स निकलते हैं उसको कहते हैं हम लोग स्टैट्यूट का लॉ। क्लियर है? इजी है? समझ में आया? अभी पर्सनल लॉ। यार पर्सनल लॉ मैंने बताया था ना बहुत छोटा है, सी और डी, सी खत्म हो गया, डी क्या है? पर्सनल लॉ। पर्सनल लॉ में देखो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हिंदू लॉ आता है, ठीक है। हिंदी लॉ में क्या क्या आता है? द श्रुति आता है, द स्मृतिस आता है, ठीक है, और एक्सेट्रा बहुत सारे आ जाते हैं लॉस, पर्सनल लॉ से ये। मोहम्मदन लॉ में क्या आता है? कुरान आता है, कियास आता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारे और आ जाते हैं, वो होते हैं पर्सनल लॉस। तो वो भी तो एक सोर्स है ना लॉ का, वो भी तो एक सोर्स है ना। तो हम लोग चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं? सोर्सेस ऑफ लॉ। तो इसीलिए हम लोग पढ़ रहे हैं। सर ये क्यों पढ़ रहे हैं? इसीलिए पढ़ रहे हैं ना बेटा, सोर्सेस ऑफ लॉ। जिस प्रकार से हम लोग कहीं से भी लॉ ढूंढ सकते हैं, वो सोर्सेस क्या है वो पकड़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखें, नेक्स्ट टॉपिक है अपना सेकेंडरी सोर्सेस ऑफ लॉ। सेकेंडरी सोर्सेस ऑफ लॉ, सेकेंडरी सोर्सेस ऑफ लॉ। पहला वाला क्या था? प्राइमरी सोर्सेस ऑफ लॉ, ठीक है। अभी सेकेंडरी सोर्सेस ऑफ लॉ। तो जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्साइंस। सर क्या है ये चीज? इन द एब्सेंस ऑफ एनी रूल ऑफ अ स्टैट्यूटरी लॉ और कस्टम और पर्सनल लॉ, ये सब अगर एब्सेंट होना, मतलब स्टेट ने भी कोई लॉ नहीं निकाला, अपने कस्टम में भी नहीं है, अपने पर्सनल लॉ में भी नहीं है, तो द इंडियन कोर्ट अप्लाई टू द डिसीजन ऑफ अ केस व्हाट इज नोन एज जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस, which may mean the rules of English law in so far as they are applicable to Indian society and circumstances। ठीक है, जस्टिस मतलब क्या होता है बताओ जरा? जस्टिस मतलब क्या होता है? न्याय, राइट। न्याय के लिए जो भी लॉज बनाए हुए ना फॉर अदर कंट्रीज में, ठीक है, इंग्लिश कंट्रीज में, मतलब इंग्लिश लॉज, राइट। इक्विटी के लिए मतलब इक्वालिटी के लिए जो भी, गुड कंसाइंस मतलब गुड, सही सोच में सही चीज करने के लिए जो लॉज बनाए गए हैं ना, जब अगर वो लॉज इंडिया में नहीं है और ऐसा कोई केस आ गया इंडिया में, तो आप बाहर का जो लॉ है ना वो देखोगे, अगर वो इंडिया को सूट करता है ना तो वो एप्लीकेबल करा दोगे इंडिया में, ठीक है। कब करा देंगे सर? अपना तो पर्सनल लॉ है, अपना तो लेजिस्लेचर भी है, पार्लियामेंट भी है, वो लोग तो बनाते रहते हैं, तो हम लोग बाहर का क्यों ले? अरे सपोज अगर इंडिया का लॉ नहीं है, कोई ऐसा अगर केस निकल गया कि अद्भुत केस है बेटा, ये कभी हुआ नहीं इंडिया में, तो ये अगर केस बाहर हुआ हो ना तो वहां से आप कॉपी कर सकते हैं। अगर आपको इमीडिएट जजमेंट देना है तो सर यहाँ पे लॉ नहीं बना सकते? बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर सबसे ज्यादा अच्छा लॉ, स्यूटेबल लॉ बनाया हुआ है बाहर में, तो लाके कॉपी पेस्ट कर दो ना, क्यों टाइम वेस्ट करना? वैसे भी इतने सारे केसेस पड़े हुए रहते हैं, मतलब आज अगर आप केस करोगे तो आप 50 साल बाद आपका मिलेगा आपको सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट, या 50 साल से भी ऊपर लग सकता है सुप्रीम कोर्ट में अगर आपका केस गया तो। खर्चा भी तो लगता है भाई, कौन जाएगा इतना? तो ये है आपका जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्साइंस, ठीक है।
सोर्सेज ऑफ इंग्लिश लॉ। इंग्लिश लॉ का सोर्स क्या होता है? इंग्लिश लॉ का सोर्स क्या होता है? देखो, द चीफ सोर्सेज ऑफ इंग्लिश लॉ और कॉमन लॉ, जो नॉर्मली लॉस रहते हैं, लॉ मर्चेंट, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, स्टैट्यूट लॉस। वहाँ का भी जो है ना सेम ही है, वहाँ का जो स्टैट्यूट ने लॉ निकाला, वहाँ का जो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी है, मतलब द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी, मतलब सही दिशा में सही चीज करने के लिए, ठीक है, इक्वेलिटी लाने के लिए जो लॉस बाहर में लागू किया गया है, वो लॉस अगर इंडिया में एप्लीकेबल है, इंडिया के लॉ प्रेजेंट नहीं है, तो बाहर का लॉ चिपका दो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। कॉमन लॉ, लॉ मर्चेंट। लॉ मर्चेंट का मतलब क्या होता है? क्या होता है ना, देखो, लॉ मर्चेंट जो है ना, वो मर्चेंट का मतलब क्या होता है? ट्रेडर्स, ठीक है। तो ट्रेडर्स का लॉ मतलब लॉ मेड फॉर दी ट्रेडर्स, ठीक है। तो लॉ मर्चेंट। नाउ सर, ये तो कभी सुना नहीं है सर। देखो, ये ना इंग्लिश लॉ है, ठीक है। बाहर के देश में ना, जब बहुत ही सदियों पहले, बहुत ही ज्यादा सदियों पहले कुछ लॉ रेगुलेशंस नहीं था, तो मर्केंटाइल लॉ लाया गया था, ठीक है। मर्केंटाइल लॉ लाया गया था, जहां पे लॉ निकाला फॉर दी लॉ मर्चेंट्स, अंडरस्टैंड, ठीक है। तो वो जो ट्रेडर्स है, जो मर्चेंट्स है, उन्होंने अडॉप्ट कर लिया वो मर्केंटाइल लॉ, तो उसको हम लोग कहते हैं लॉ मर्चेंट। किस लिए अडॉप्ट किया सर? अरे अडॉप्ट किया सो दैट अपने जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस है ट्रेडर्स के बीच में, मर्चेंट्स के बीच में, वो सब सही तरीके से हो, कोई भी कुछ उल्टा सीधा ना हो। लॉ हम लोग क्यों अडॉप्ट करते हैं? सब सही जाने के लिए ना, वही बात है लॉ मर्चेंट, ठीक है। स्टैट्यूट लॉ मतलब बाहर के जो स्टैट्यूट है उनका लॉ, राइट, क्लियर है ना, बहुत ही ईजी है। फिर देखो, इस चैप्टर में बस ये 5 टॉपिक रह गया, 1 2 3 4 5। ऑस्टिन्स कमांड थ्योरी ऑफ लॉ, रोस्को पाउंड थ्योरी ऑफ लॉ, सलमॉन थ्योरी ऑफ लॉ, किल्सन प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, बैंथम्स थ्योरी ऑफ लॉ। तो ये जो है ना, मैं 2 वीडियो में डिवाइड करा दूंगा और मैं फटाफट जल्द से जल्द ये वीडियो लाऊंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।